नमस्कार। द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत की आर्थिक कहानी के मतलब कई अलग-अलग धागों को एक साथ बुनते हैं। हमारे पास हाईवे बनाने की विशाल योजनाओं पर रिपोर्ट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया बदल देने वाली क्रांति पर लेख हैं और बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नीतियों पर भी कुछ नोट्स हैं। बिल्कुल, काफी फैला हुआ कैनवास है। तो आज हमारा मिशन एक जासूस की तरह है। हेडलाइन है कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, ये हर जगह है। लेकिन ये सुनने में बहुत बड़ा और कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट लगता है। तो आज हम इन स्रोतों की मदद से ये पता लगाएंगे कि इस बड़ी हेडलाइन के पीछे असली इंजन कौन से चल रहे हैं, वो कौन से गियर्स हैं जो असल में इस मशीन को इतनी तेजी से घुमा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। और आज हम जिन 3 स्तंभों की बात करेंगे वो इस बदलाव की नींव हैं। अच्छा। पहला, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश की नसें, हमारी सड़कें और हाईवे। ठीक है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश का नर्वस सिस्टम, जिससे पैसा और डेटा बहता है। और तीसरा, पॉलिसी, यानी वो नियम और माहौल जो बिजनेस को दौड़ने के लिए सही ट्रैक मुहैया कराता है। मतलब ये तीनों अलग-अलग नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए तो फिर इसे खोल कर देखते हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़ना है या इससे कहीं ज्यादा कुछ बदल रहा है? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दुनिया के देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है। हमारे स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि माल का निर्माता यानी मेकर ऑफ गुड्स बन गया है। अच्छा। पहले दुनिया भारत को एक ऐसी जगह देखती थी जहां सामान बेचा जा सकता है। अब वो भारत को एक ऐसी जगह देख रही है जहां सामान बनाया जा सकता है। ये तो हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं, मेक इन इंडिया। लेकिन क्या जमीन पर वाकई कुछ बदला है? इसका सबसे मजेदार उदाहरण स्रोतों में दिया गया है। आज भारत में बनी कारें जापान को एक्सपोर्ट हो रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? जापान को। हाँ, जापान को। सोचिए, सुजुकी और होंडा जैसी जापानी कंपनियां जो अपनी क्वालिटी और इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती हैं, वो भारत को अपना ग्लोबल प्रोडक्शन बेस बना रही हैं। और यहाँ से बनी गाड़ियां वापस जापान भेज रही हैं। बिल्कुल। अगर आप 20 साल पहले किसी से ये कहते तो वो आप पर हंसता। ये पूरी कहानी का 180 डिग्री टर्न है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, भविष्य के अनुमान भी काफी मजबूत लग रहे हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत 2030 तक जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाँ, और 2024 से 2035 के बीच भारत के लिए 5.9% की औसत सालाना विकास दर का अनुमान लगाया गया है, जो वियतनाम के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर होगी। लेकिन उसी रिपोर्ट में चुनौतियों का भी जिक्र होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल है, जैसे बढ़ती आबादी, इससे पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर जबरदस्त दबाव पड़ सकता है। तो ये रास्ता आसान नहीं है, इस पर स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। सही है। तो अगर माल का निर्माता बनना है तो सबसे पहली जरूरत तो यही होगी कि माल को फैक्ट्री से पोर्ट तक या एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से और सस्ते में पहुंचाया जा सके। यहीं पर भारतमाला परियोजना की भूमिका आती है। मैंने पढ़ा कि इसे राजमार्गों की माला भी कहा जा रहा है। हाँ, और ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता है। ये 10.63 लाख करोड़ रुपए की एक विशाल परियोजना है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि हाईवे तो भारत में दशकों से बन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में सुनते आए हैं। तो भारतमाला में ऐसा क्या अलग है? क्या ये सिर्फ ज्यादा पैसों वाली एक पुरानी स्कीम है या इसकी सोच ही अलग है? यही सबसे जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ ज्यादा किलोमीटर सड़क बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी पूरी सोच ही अलग है। इसका मुख्य लक्ष्य है भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को जीडीपी के 18% से घटाकर 6% पर लाना। एक मिनट, ये 18% से 6% का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये कितना एम्बिशियस लक्ष्य है? इसे ऐसे समझिए, अमेरिका या जर्मनी जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लॉजिस्टिक्स की लागत उनके जीडीपी का लगभग 8-9% होती है। अच्छा। हमारा लक्ष्य 18% से 6% पर आना है। मतलब हम सिर्फ बराबरी करने की नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे एफिशिएंट देशों में से एक बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये हो जाता है तो भारत में बने किसी भी प्रोडक्ट की कीमत अपने आप कम हो जाएगी और वो दुनिया के बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ये होगा कैसे? सिर्फ चौड़ी सड़कें बनाने से तो लागत इतनी कम नहीं हो जाएगी। नहीं, यहीं पर भारतमाला की अलग सोच काम आती है। इसे एक शरीर की तरह देखिए।
इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो बड़ी धमनियों यानी आर्टरीज की तरह हैं। ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े प्रोडक्शन हब्स को कांडला या जेएनपीटी जैसे बड़े बंदरगाहों से जोड़ते हैं। और फिर इसमें फीडर रूट्स हैं जो छोटी नसों की तरह हैं। ये किसी छोटे शहर, मान लीजिए पानीपत या लुधियाना में बनी फैक्ट्री को इन बड़ी धमनियों से जोड़ते हैं। मतलब मकसद ये है कि देश का कोई भी औद्योगिक कोना इस नेटवर्क से कटा हुआ न रहे। बिल्कुल, एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की कोशिश है। और इसका असर तो हर सेक्टर पर पड़ेगा। हर सेक्टर पर। कृषि को ही ले लीजिए, फल और सब्जियां जो पहले ट्रांसपोर्टेशन में देरी की वजह से खराब हो जाती थीं, वो अब तेजी से बाजार पहुंच सकेंगी। इससे बर्बादी कम होगी और किसान को बेहतर दाम मिलेंगे। तो ये देश की आर्थिक धमनियों को मजबूत करने जैसा है, ताकि विकास का खून हर कोने तक पहुंच सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो भारतमाला फिजिकल सामान को मूव करने की स्पीड और कॉस्ट को बदल रहा है। एक ट्रक में भरे स्मार्टफोन्स अब फैक्ट्री से पोर्ट तक तेजी से और सस्ते में पहुंच रहे हैं। लेकिन उन स्मार्टफोन्स के पीछे जो लाखों करोड़ों का लेन देन है, उस पैसे को भी तो तेजी से मूव करना होगा। और मुझे लगता है कि पैसे की स्पीड में तो शायद इससे भी बड़ी क्रांति हुई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर भारतमाला फिजिकल हाईवे बना रहा है तो यूपीआई ने डिजिटल हाईवे बनाए हैं। और यहाँ के आंकड़े तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। एक स्रोत के मुताबिक 2025 तक यूपीआई अकेले दुनिया के 50% डिजिटल लेनदेन को हैंडल कर रहा होगा। 50%? पूरी दुनिया का? हाँ, पूरी दुनिया का 50%। और ये वाला आंकड़ा सुनिए, आज की तारीख में यूपीआई हर दिन लगभग 640 मिलियन लेनदेन प्रोसेस कर रहा है। 640 मिलियन? और वीजा, जो दशकों से इस मार्केट का बादशाह रहा है, वो 639 मिलियन पर है। रुकिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले शुरू हुआ यूपीआई आज रोजाना के ट्रांजैक्शन में वीजा जैसी ग्लोबल कंपनी से आगे निकल गया है? ये कैसे संभव हुआ? ये तो अविश्वसनीय है। ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि इसका मॉडल ही अलग है। वीजा या मास्टरकार्ड एक प्राइवेट मुनाफे के लिए बनी कंपनी का नेटवर्क है। सही है। जबकि यूपीआई को एक पब्लिक यूटिलिटी की तरह बनाया गया। छोटे दुकानदारों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लिया गया, जिससे इसे अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। हाँ, ये तो है। चाय वाले से लेके बड़े शोरूम तक सबने से अपनाया। बिल्कुल। और इसकी टेक्नोलॉजी को शुरू से ही अरबों लेनदेन के लिए डिजाइन किया गया था। तभी तो गूगल ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व को सलाह दी थी कि उन्हें अपना रियल टाइम पेमेंट सिस्टम FedNow बनाते समय यूपीआई से सीखना चाहिए। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये अब भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर टूल बन गया है। Yes. इसकी पहचान अब ग्लोबल हो रही है। जैसे सिंगापुर के पेनाउ के साथ। हाँ, सिंगापुर के पेनाउ के साथ इसके जुड़ने का जिक्र है। यूएई, मॉरिशस में ये चलता है। और सबसे मजेदार बात, अब आप फ्रांस में एफिल टावर पर भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अरे वाह। सोचिए, आप एक भारतीय गांव में किसी सब्जी वाले को पेमेंट करते हैं और फिर उसी ऐप से पेरिस में कॉफी खरीदते हैं। ये वो सीमलेस एक्सपीरियंस है जो असली क्रांति है। और ये लगातार बेहतर भी हो रहा है। यूपीआई लाइट जैसे फीचर्स अब बिना इंटरनेट के भी छोटे पेमेंट करने की सुविधा देते हैं। इससे इसकी पहुंच और भी गहरी हो रही है। तो हमारे पास फिजिकल सड़कें हैं और डिजिटल सड़कें भी, लेकिन इन सड़कों पर दौड़ने के लिए गाड़ियां भी तो चाहिए, यानी बिजनेस। उन्हें भी तो एक ऐसा माहौल चाहिए जो उन्हें दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करे। बिल्कुल, यहीं पर नीतियां यानी पॉलिसी अपना रोल निभाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का, खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पीएलआई के बारे में हमने बहुत सुना है। इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत साफ है। पहला, भारत को चीन के अलावा एक और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अच्छा, वो चीन +1 स्ट्रैटेजी। हाँ बिल्कुल। कोविड के समय सबने देखा कि अपनी पूरी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब फॉक्सकॉन, सैमसंग, पेगाट्रॉन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस स्कीम के तहत भारत में भारी निवेश कर रही हैं। और इसके नतीजे कैसे दिख रहे हैं? स्रोतों में कुछ अनुमान दिए गए हैं। हाँ, अनुमान बहुत बड़े हैं। अगले 5 सालों में 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादन होने की उम्मीद है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा। और सबसे खास बात यह है कि इसका 60% हिस्सा निर्यात किया जाएगा, यानी हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए बना रहे हैं। और इससे रोजगार भी पैदा होगा। हाँ, 2 लाख से ज्यादा सीधी नौकरियां पैदा होने का भी अनुमान है। ये तो हुई सफलता की कहानी, लेकिन बिजनेस में हमेशा सफलता नहीं मिलती। कई बार चीजें गलत भी हो जाती हैं। बिल्कुल।
और भारत में हिस्टोरिकली ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि अगर कोई कंपनी फेल होती है तो उसका पैसा सालों तक फंसा रहता था, जिससे पूरे सिस्टम पर बोझ पड़ता था। आपने एक बहुत ही दुखती रग पर हाथ रखा है। यहीं पर 2016 में आया दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसका मकसद सिर्फ कंपनियों को बंद करना नहीं बल्कि समय पर समाधान खोजना है ताकि फंसी हुई पूंजी को वापस सिस्टम में लाया जा सके। लेकिन इसके असर को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा एक स्रोत में दिया गया है। लिखा है कि जो कंपनियां IBC प्रक्रिया से गुजरी हैं, उन्होंने अपने औसत पूंजीगत व्यय यानी केपेक्स में 130% की बढ़ोतरी देखी है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। जो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, वो प्रक्रिया से निकलने के बाद अपना खर्च 130% कैसे बढ़ा सकती है? उसे तो पैसे बचाने चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं इस कानून की असली खूबसूरती छिपी है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, IBC उस कंपनी को खत्म नहीं कर रहा, वो उस कंपनी के रोग यानी बुरे कर्ज को खत्म कर रहा है। जब एक नई मैनेजमेंट या नया मालिक उस कंपनी को IBC के जरिए खरीदता है तो उसे एक साफ सुथरी स्लेट मिलती है, पुराना कर्ज खत्म हो चुका होता है। हाँ। अब वो नई कंपनी नए सिरे से निवेश करने के लिए आजाद है। मतलब वो एक मरी हुई कंपनी नहीं बल्कि एक पुनर्जन्म वाली कंपनी है जो अब ग्रोथ के लिए आक्रामक रूप से निवेश कर सकती है। इसीलिए उनके कैपेक्स में इतनी बढ़ोतरी और बाजार मूल्यांकन में 3 गुना तक की वृद्धि देखी गई है। ये पुनर्जन्म है, अंतिम संस्कार नहीं। हाँ, ये तो वाकई एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। तो अब अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रख कर देखें, भारतमाला, UPI, PLI और IBC, तो ये मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये एक बहुत ही सोची समझी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की तस्वीर है। देखिए, भारतमाला शरीर की धमनियों की तरह है जो सामान का बहाव सुनिश्चित कर रही है। UPI डिजिटल नर्वस सिस्टम है जो पैसे के लेन देन को बिजली की रफ्तार से कर रहा है। और नीतियां? और PLI व IBC जैसी नीतियां एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं जो बिजनेस को दौड़ने के लिए सही माहौल और नियम दे रही हैं। ये सब मिलकर एक दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। सब कुछ सिर्फ अच्छा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत में नोमुरा के इकोनॉमिक इंडेक्स का जिक्र है जो आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुस्ती के संकेत दे रहा है। जैसे यात्री वाहनों की बिक्री में कुछ गिरावट या निर्यात में थोड़ी कमी। ये संकेत हैं कि रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। और बाहरी जोखिम भी है। एक स्रोत में डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की वापसी और उनके द्वारा लगाए जा सकने वाले टैरिफ की आशंकाओं का भी जिक्र है। हाँ, अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो उसका असर भारत के निर्यात पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से। वैश्विक राजनीति और इकोनॉमी की अनिश्चितता एक बड़ा खतरा है, इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास विकास की ये जबरदस्त इंजन है तो दूसरी तरफ आबादी का दबाव और बाहरी चुनौतियां हैं जिन पर लगातार नजर रखनी होगी। सही है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी लिखी जा रही है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, डिजिटल पेमेंट की क्रांति और एक सहायक नीतिगत ढांचा, ये तीनों मिलकर भारत की आर्थिक कहानी को एक नई और शक्तिशाली दिशा दे रहे हैं। हाँ, ये कोई अचानक मिली सफलता नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के अलग अलग हिस्सों के एक साथ काम करने का नतीजा है। बिल्कुल, ये एक सुनियोजित आर्थिक परिवर्तन की कहानी है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, जब ये सभी सिस्टम, सड़कें, डिजिटल भुगतान और नीतियां और भी ज्यादा मैच्योर और इंटीग्रेटेड हो जाएंगे तो भारत में कौन से ऐसे नए उद्योग या बिजनेस मॉडल उभर सकते हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। दिलचस्प सवाल है। जब सामान भेजना लगभग मुफ्त हो जाए, पैसा भेजना तुरंत और स्मार्ट हो और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को हर तरह का प्रोत्साहन मिले, तो भविष्य कैसा दिखेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।